नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार कुमावत। मैं आपकी विज्ञान विषय का अध्यापक या दोस्त कह सकते हो। आज हम शुरू करेंगे विज्ञान के बारे में। विज्ञान को जानेंगे, समझेंगे क्या है विज्ञान। अ, कक्षा 8 हिंदी मीडियम का जो पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्या है फसल? जब भी हम फसल का नाम लेते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही सवाल उठता है कि क्या है फसल? अ, कहाँ फसल कहाँ से आती है? कौन कौन सी फसलें होती है? क्या क्या करना पड़ता है? फसल हमारे लिए क्या उपयोगी है? लोगों के लिए क्या उपयोगी है? तो इसके बारे में थोड़ी सी अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। फसल से पहले थोड़ा सा अगर मैं आपसे पूछूं कि फसल क्या हमारे जीवन में फसल का कुछ महत्व है क्या, तो प्रश्न निकल के आता है हाँ। फसल हमें, जो हम प्राणी हैं और प्राणियों को भोजन देती है। अब भोजन प्रत्येक विश्व में जितने भी प्राणी हैं उन सभी को कुछ न कुछ चीजें खाने की आवश्यकता है, तभी जाके ये पूरा विश्व चलता है। भोजन हमारे सभी जीवों को जीवित रहने के लिए आवश्यक है। भोजन कहां से आता है? हमारे सबके मन में एक प्रश्न उठता है कि कहां से ये भोजन आता है। इसका उत्तर है कि फसलों के द्वारा, जीव जंतुओं के द्वारा, अन्य बहुत सारी प्राकृतिक चीजें हैं जिनसे भोजन बनकर हमारे पास आता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है फसल। फसल 3 प्रकार की होती है: खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। फसलों के प्रकार, अब जो लोग खेती करते हैं, जो लोग किसान हैं, उनको ज्यादा समझाने की आवश्यकता है नहीं कि वो सभी फसलों के बारे में जानते हैं, क्योंकि वे किसान हैं और किसान को हमेशा पता रहता है कि मेरे को कब कौन सी फसल किस मौसम में किस अभी इस विभाग में अपने को बोनी है। फिर तब अपने के पास में बात आती है कि कौन से मौसम में कौन सी फसल बोए। क्या सर्दी के अंदर हम गेहूं बो सकते हैं? क्या हम सर्दी के अंदर मकाई की फसल या मूंगफली की फसल बो सकते हैं? तो हाँ, हम बो सकते हैं, लेकिन जितनी उपज उस फसल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती। जैसे हम बात करें कि सर्दी में नॉर्मली हम जो फसलें बोते हैं वो है गेहूं, या जिसको अपन बात करते हैं शीत ऋतु में अपन इसको बोलते हैं, जैसे गेहूं हो गया, सरसों हो गई, जौ हो गया। इन फसलों को अपन बोते हैं। क्या गेहूं की फसल को हम गर्मियों के मौसम में या बरसात के मौसम में भी बो सकते हैं क्या? अच्छा, हम वर्षा ऋतु में मक्के की फसल बोते हैं। क्या मक्के की फसल को हम सर्दियों में भी बो सकते हैं क्या? तो इसका आंसर है हाँ, हम बो तो सकते हैं, लेकिन जितनी उपज होनी चाहिए उतनी उपज न होकर उससे बहुत कम उपज उस फसल में होती है। कारण मौसम। हरेक प्राणी, हरेक जीव, हरेक जंतुओं को मौसम के अनुरूप रहने की आवश्यकता है। जैसे हम बात करें गर्मी में, केवल और केवल जैसे राजस्थान की बात करें, और राजस्थान की गर्मियों में केवल और केवल ऊंट ही सर्वाइव कर सकता है ना। अगर हम बर्फीली यहाँ की बात करें तो वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकेगा। अगर हम ऊंटों को बर्फीले इलाकों में ले जाए, वो वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकता। इसी प्रकार ये फसलें भी अपने मौसम के अकॉर्डिंग ही होती है। फिर अपन बात करते हैं फसल किसे कहते हैं। फसल अगर स्टूडेंट के लिए बात आए और स्टूडेंट को बताए कि फसल किसे कहते हैं, तो परिभाषा निकल के आती है।
अगर मैं गांव के जो बच्चे हैं उनसे अगर बात करूं कि फसल किसे कहते हैं, तो सीधा सा जवाब आएगा उनका कि सर एक खेत है, और खेत के अंदर जैसे हमने गेहूं बोए, इसको अपन की फसल बोलते हैं। सर एक खेत है, और इस खेत में अगर हमने मक्के की फसल, मक्के बोए है ना, मक्के के बीज लगाए, तो वो फसल होगी। बिल्कुल सही। पर इसको अगर विज्ञान की भाषा में अगर बात करें, तो विज्ञान की भाषा में हम इन्हें कैसे समझेंगे? माना एक खेत है, जिसको अगर खेत को, या अगर ज्यादा जमीन है तो अपन बीघे में या एकड़ में नापते हैं। तो मान लिया कि हमारे पास में एक बीघा खेत है, एक बीघा खेत है। अगर इस एक ही बीघे में आप एक ही प्रकार के बीज बोते हैं, जैसे मान लिया ये एक बीघे खेत है, और इस एक ही बीघे में आपने केवल और केवल गेहूं के बीज लगाए। केवल किसके बीज लगाए? गेहूं के बीज लगाए। तब आप इसको फसल कहोगे। ऐसा नहीं कि आपने एक क्यारे में गेहूं लगा दिया, एक क्यारे में आपने सरसों बो दी, एक क्यारे में आपने ग्वार या ज्वार लगा दिया। ऐसा नहीं, उसको आप फसल नहीं करेंगे। वो सिर्फ एक आपके घर निकालने के लिए एक पौधे हो गए कि हाँ काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, आप एक ही साथ में, जैसे मान लो बीघा हो गया, कहीं एकड़ हो गया, 100 बीघा, 10 बीघा, उसमें आप एक ही तरह की अगर कोई फसल बोते हो, उसको, अब इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं कि फसल किसे कहते हैं। फसल की जो परिभाषा निकल के आती है, एक निश्चित क्षेत्र में एक ही किस्म के बीज बोना क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। एक निश्चित क्षेत्र हो गया, और इस क्षेत्र में एक ही तरह के बीज लगाए, जैसे मान लिया कि गेहूं के लगा दिए, जैसे मूंगफली के लगा दिए, जैसे मकई के लगा दिए, जैसे सरसों के बीज लगा दिए, है ना। तो एक निश्चित क्षेत्र में एक ही किस्म के पौधे लगाना क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। फिर अपने पास में बात आती है कि फसल कितने प्रकार की होती है। नॉर्मली फसल 2 प्रकार की होती है। हम 2 प्रकार या 2 मौसमों में फसल को बांटते हैं। कभी कभी अगर ये दोनों फसलें बहुत कम होती है, तो एक फसल और है जायद की फसल, जो हम गर्मियों के मौसम में, जैसे आप तरबूज खाते हो, खरबूज खाते हो, ककड़ी खाते हो, साग सब्जियां हैं, ये सभी गर्मियों की फसल है। तो इनको एक नाम दे दिया कि ये जायद की फसल है। सबसे पहले अपन बात करते हैं खरीफ की फसल की। खरीफ की जो फसल है, ये गर्मियों की फसल है। गर्मियों की फसल अर्थात इनको सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता है। ये जो खरीफ की फसल है, इनको सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता है। जब इन फसल को बोते हैं, तो इन बीजों को उगने के लिए पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। कम पानी में ये बीज नहीं हो सकते। इनकी फसलें बहुत कम, या मैंने अभी बताया था आपको कि आप किसी भी मौसम में उसको बा सकते हो, लेकिन उनकी जो उर्वरक क्षमता होगी, या उगने की क्षमता होगी, या भंडारण की क्षमता होगी, वो बहुत कम हो जाएगी। इसलिए जो खरीफ की जो फसल है, ये केवल और केवल वर्षा ऋतु में ही होगी। जब अपन वर्षा ऋतु आएगी, है ना, जब बाग खिलेंगे, जब चारों तरफ हरियाली हरियाली होगी, तब हम खरीफ की फसल को बाते हैं। अब खरीफ की फसल को हम कब बाते हैं? जून में इसकी बुआई करते हैं, जब अपने यहाँ पर बरसात होती, और सितंबर या अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है। जब सर्दियां स्टार्ट होती है, तब इसको क्या कर दिया जाता है? काट लिया जाता है। अब खरीफ की फसल, आप पूछोगे कि सर खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है? तो देखो, हम अगर मैं गांव के लोगों को से बात करूं, तो गांव के लोग सीधे बोलेंगे, जब अपन बुआई करते हैं, तो जब बरसात आती है और हम बुआई करते हैं, तो हम कौन सी फसलें बोते हैं? तो मूंगफली हो गया, है ना, तो मूंगफली, सोयाबीन, है ना, और धान हो गया। फिर इसके बाद में मूंग, उड़द, मक्का, है ना, इत्यादि। ये जो सभी फसलें हैं, जैसे मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, धान हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, ज्वार हो गया, ज्वार,
बाजरा, ये सभी जो फसल है ये खरीफ की फसल कहलाती है। आगे हम बात करें कि रबी की फसल किसे कहते हैं। रबी की फसल को पानी की आवश्यकता तो सभी फसलों को होती है, लेकिन खरीफ की फसल से कम मात्रा में रबी की फसल की पानी की आवश्यकता होती है। अर्थात इनको हम शीत ऋतु में, अर्थात अक्टूबर नवंबर या इसे मान लो अक्टूबर में इसको बो देते हैं, है ना। जब अपने खरीफ वाली फसल जो काट लेते हैं, काटने के 1 महीने या 2 महीने बाद में अपन क्या करते हैं, गेहूं लगाने लग जाते हैं। तो खरीफ की जो रबी की फसल है, इस रबी की फसल को हम शीत ऋतु अर्थात सर्दियों में बोते हैं। और कब काटते हैं, जब आपके बोर्ड के एग्जाम आते, बोर्ड के एग्जाम शुरू होते हैं, तब माहौल चलता है, शादियों का माहौल हो गया, फसल काटने का माहौल हो गया, गेहूं काटने का, परीक्षा की तैयारी करनी हो गई, ये तब आती है। तो रबी की फसल कब बोते हैं अपन, सर्दियों में, अर्थात अक्टूबर में या नवंबर में इनको बो दिया जाता है, दीपावली के आसपास। और कब काटते हैं अपन, होली के आसपास इसको काटते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि खरीफ की फसल को हम जून जुलाई में जब आपके एडमिशन होने लगते हैं तब इनको बोते हैं, और सितंबर में, अर्थात सितंबर या अक्टूबर में दीपावली के आसपास में इसमें क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। और रबी के फसल को अपन कब बोते हैं, अक्टूबर में या नवंबर में, जब अपने दीपावली की आने की संभावना होती है, दीपावली आने के आसपास में अपन क्या करते हैं, रबी के फसल को बो देते हैं, है ना। और काटते कब है इसको, होली के आसपास। जब होली आती है, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, तब जब अपन क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। रबी की फसल कौन कौन सी होती है, तो रबी की फसल होगी गेहूं, जो, है ना। फिर इसके बाद में बात करते हैं सरसों, है ना। ये और भी बहुत सारी फसलें हैं। तो ये सभी फसलें क्या हो गई, रबी की फसल हो गई। इसके बाद अलसी हो गया, है ना। जो ये सभी फसलें क्या हो गई, रबी की फसल हो गई। अब इसके बाद में बात करते हैं जायद की फसल। जायद की फसल मैंने अभी बताया कि गर्मियों का मौसम शुरू होने को आया है, और गर्मियों की में सबसे ज्यादा आप क्या खाओगे, तो तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गई, है ना, साग सब्जियां हो गई। ये सभी चीजें गर्मियों में बोई जाती है, और गर्मियों में इसको क्या कर दिया जाता है, ले लिया जाता है। अर्थात मई में, अप्रैल मई में इनको बो दिया जाता है, और जून जुलाई में इनको क्या कर दिया जाता है, काट लिया जाता है। और जून में वापस कौन सी फसल, खरीफ की फसल अपन वापस बोने लग जाते हैं। ये हुई छोटी मोटी फसलों के बारे में। अब आपने कभी सोचा है कि जो हम फसल बोते हैं, उस फसल को उगाता कौन है, वो होता है किसान। किसान, अगर किसान है तो हम जीवित हैं, पूरा जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं वो जीवित है। किसान मेहनत करके इन फसलों को उगाता है। अब फसल को उगाने की बहुत सारी पद्धतियां होती है कि क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, किसके बाद में क्या करना पड़ेगा। हमने बीज लगा दिए, अब बीज लगाकर आपने क्या कर दिया, घर पे जाकर सो गए, तो ऐसे फसल नहीं होगी। इसकी पद्धतियां होती है। और कृषि की मुख्यतः है, अगर हम बात करें तो इसकी 1 2 3 4 5 और 6 पद्धतियां हैं। अब क्या करना पड़ता है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक खेत है, इस खेत में हमारे को फसल को बोना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले या इस मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा। अब मिट्टी को तैयार कैसे करना पड़ेगा साहब, इसकी हकाई करके, जुताई करके, जुताई करनी पड़ेगी। अर्थात यहां पर पहले कोई फसल थी, इसको ट्रैक्टर के द्वारा, हल के द्वारा, पहले, आज से पहले के जमाने में जो क्या किया जाता था, हल के द्वारा खेतों को खोदा जाता था। अब क्या हो गया, कल्टीवेटर आ गए, रोटावेटर आ गए, तो उससे क्या हो गया, ट्रैक्टर आ गए। तो ट्रैक्टर की वजह से क्या हो गया, हल तो गायब हो गए, और अब खेतों को कौन जोतता है, ट्रैक्टर के द्वारा। अब क्या करते हैं हम, मिट्टी तैयार करते हैं सबसे पहले, ताकि क्या हो, जैसे ही एक फसल ले ली जाती है, फसल लेने के 1 या 2 महीने के अंतराल में, 2 महीने के अंतराल
के बाद में नई फसल बोते हैं, ताकि क्या हो, 2 महीने तक इस खेत को अच्छे से उर्वरकता मिले, नमी मिले, है ना, हीट मिले, इसके अंदर जितने भी दूसरी वस्तुएं हैं या जो अच्छे से गर्मी आएगी, और गर्मी से क्या हो जाएगी, वो गल जाएगी, जिससे इसकी उर्वरक क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो इसकी उर्वरक क्षमता बढ़ जाएगी, उर्वरक क्षमता में वृद्धि हो जाएगी, है ना। इसके उर्वरक क्षमता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसीलिए अपन जब भी कोई नई फसल बोते हैं तो उससे पहले 1 या 2 महीने का अंतराल देते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इस खेत को हंगाई करके छोड़ दिया जाता है ना। फिर इसके बाद में अब अपने को क्या करना है कि इसके अंदर नई फसल उगानी है। नई फसल उगाने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको वापस एक बार हंगाई करेंगे, और वापस इसको जुताई करने के बाद में वापस इसकी क्या करेंगे, जुताई, और जुताई करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसकी बुआई। पहला हो गया मिट्टी तैयार करना, अब दूसरा है बुआई करना। अब बुआई हम किस किस से करते हैं, तो बुआई का मतलब होता है बीज लगाना। बुआई का मतलब क्या होता है, बीज लगाना, कि हम इस खेत में एक ही किस्म के बीज लगाएंगे। जैसे मान लिया मेरे को गेहूं बोना है या मेरे को मूंगफलियां बोनी है, तो अपन क्या करेंगे, मूंगफली के बीज इसमें लगाएंगे, निश्चित अंतराल में लगाएंगे, कि इस यहां पर लगा दिया मैंने एक बीज यहां लगाऊंगा, एक बीज यहां लगाऊंगा, एक बीज यहां लगाऊंगा, एक बीज यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, ताकि क्या हो, फसल जब उगे तो उसके बीच में एक निश्चित अंतराल हो, ताकि वो टच ना हो और उसके जो उपजाऊ क्षमता है वो ज्यादा हो। जैसे हमने मूंगफलियां भाई, और मूंगफलियों के बीच में एक एक हाथ का जैसे फैसला रहता है। अब एक एक हाथ का क्यों रहता है, ताकि वो मूंगफलियां क्या होती है, अंदर ही अंदर बैठती हो, और जितनी ज्यादा वो मूंगफलियां फैलती है उतनी ज्यादा उसकी क्या होती है, उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। सेम इसी प्रकार एक निश्चित अंतराल में हम लगाते हैं, एक निश्चित क्षेत्र में हमने लगा दिया, इसको अपन क्या कहते हैं, बुआई। इसके बाद में बारी आती है सिंचाई की। किसकी बारी आती है, सिंचाई की। फसल हमने बो दी तो फसल को पानी देना अति आवश्यक है ना। चाहे वो बरसात का महीना भी हो, बरसात बरस रही है, पानी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या होता है, कभी कभी बरसात बहुत कम आती है, तो उसके लिए भी अपने क्या करना पड़ता है, उसको फसल को पिलाना पड़ता है। अब हम सिंचाई किसके कहां से करते हैं, पानी कहां से आएगा साहब, कि हमारे खेत तो ये है, लेकिन या तो हमारे पास में कुआं है तो कुएं से पानी आ गया, या हमारे पास में ट्यूबवेल है तो ट्यूबवेल से पानी आ गया, ट्यूबवेल से पानी आ गया, है ना, या नदी से, तालाब से, नलकूप से, है ना, या फिर नहर से। बहुत सारे स्रोत हैं आजकल पानी के स्रोत। आजकल सरकारी बहुत काम करी है, नहरों के ऊपर हो गया, बांध के ऊपर हो गया, डैम के ऊपर हो गया, नदियों के ऊपर हो गया, ट्यूबवेल, कुएं आदि, इन सब के ऊपर काम होने लग गया। तो हम जो खेतों में सिंचाई करेंगे वो पानी मुख्यतः कहां से आएगा, या तो कुएं से आएगा, ट्यूबवेल से आएगा, नदी, तालाब, नलकूप या नहरों से, या फिर मान लिया कि आसपास बांध है तो बांध के द्वारा क्या आएगा, हमारे खेतों में पानी आएगा। समझ में आ गया। और इसके द्वारा हम क्या करते हैं, फसल की सिंचाई करते हैं। ये हो गई सिंचाई। अब बारी आती है, हमने सिंचाई कर दी, सिंचाई करने के बाद लगातार हम छोटे छोटे अंतराल में, जैसे 15 दिन में या एक एक महीने में या 20-20 दिन में हम क्या करते हैं, फसल को पानी देते हैं। तो जब फसल उगती है, जब बीज क्या होने लग जाते हैं, फूटने लग जाते हैं, अंकुरित होने लग जाते हैं, और अंकुरित होने के बाद में क्या होती है, फसल उगने लगती है। तो फसलों के साथ में आपने देखा होगा कभी कभी अलग पौधे उग जाते हैं, जैसे गाजर घास हो गया, गाजर घास हो गया, है ना, या बहुत अन्य पौधे जिसको जैसे मैदानों में जो लगाते हैं घास, वो घास होगी, बहुत अन्य प्रकार की घासें उग जाती हैं। अब वो घास हमारे लिए कुछ काम की नहीं होती, और क्या करता है वो, जो ये जो फसल है, ये जो फसल का पौधा है, फसल का पौधा है, इस फसल के पौधों को क्या करेगा, वो नुकसान पहुंचाएगा। ये जो अन्य पौधा है, जैसे मान लो गाजर घास हो गया, बहुत सारे अलग पौधे जिसके फसल के साथ में उग जाते हैं, तो वो क्या करेगा, इस फसल के इस पौधे को नुकसान करेगा। इसकी जड़ें इसके साथ में जुड़ जाएगी, और इसके जुड़ने के बाद में ये पौधे को क्या कर देगा, या तो गला देगा या सुखा देगा। मतलब हमारे क्या है, पौधे को नुकसान है। तो अपन क्या करते हैं जी, अच्छा ये जो फसल है, और इस फसल के साथ में किसी और दूसरे पौधे का उगना,
इसको अपन कहते हैं खरपतवार। क्या कहते हैं? खरपतवार। क्या कहते हैं? खरपतवार। फसल के साथ में किसी अन्य पौधे का उगना, है ना, क्या कहलाता, या अगर विज्ञान की भाषा में बात करें कि फसलों के साथ में अवांछित पौधों के उगना या पौधों का उगना क्या कहलाता है? खरपतवार कहलाता है। अब साहब खरपतवार हो गया, तो एक प्रश्न आता है कि हम इसका निवारण कैसे करें, हम किस प्रकार से फसलों को इन पौधों से बचाएं। आजकल बहुत सारी दवाएं आने लगी, आप दवाइयों का छिड़काव करोगे, ये जो पौधे हैं हट जाएंगे। हाँ, दवाइयों के जो छिड़काव हम करते हैं वो करना काफी हद तक ठीक है, लेकिन इससे फसल तो अच्छे हो जाएंगे, लेकिन खेत क्या हो जाएंगे, खेतों की जो उर्वरक क्षमता है ना वो कम हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि धीरे 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 जहां पर आपके एक बीघे में मान लिया गेहूं की 14 से 15 बोरी गेहूं निकलते हैं, इस खरपतवार की दवाइयों की वजह से, है ना, रासायनिक दवाएं जो हम छिड़काव करते हैं उन दवाइयों की वजह से 7 से 8 बोरी एक बीघे में आएगी, लगभग लगभग 3 से 4 बोरी का डिफरेंट आ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है, आप खरपतवार को हटाने के लिए खाद का उपयोग करते हैं। जैसे मान लिया हमने खाद डाला, है ना, खाद है, रासायनिक खाद है, दवाएं हैं, इनका भी अपन छिड़काव करते हैं। दवाइयों के छिड़काव से ज्यादा अगर मान लो आपने एक साल रासायनिक दवाइयों का छिड़काव किया है, तो अगले साल आप उसके अंदर जैविक खाद डालो, जो गोबर के द्वारा बनाया जाता है वो खाद आप इस खेत के अंदर डालोगे, इसकी उर्वरक क्षमता वापस बढ़ जाएगी। अगले साल फिर अगर आप अगले साल उसमें दवाइयों का छिड़काव कर रहे हो, तो इससे उस फसल को या उस मिट्टी की उर्वरक क्षमता में कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा। कहने का मतलब यह है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं, खरपतवार को हमने हटाया दवाइयों के द्वारा, रासायनिक जैसे 2,4-D हो गया, है ना, कुछ खरपतवारों के या कुछ जिसको अपन खरपतवार नाशी कहते हैं, तो एक 2,4-D हो गया, है ना। ऐसी बहुत सारी जो दवाएं हैं, ये दवाएं अपने यहाँ पर आती हैं, तो उन दवाइयों का आप छिड़काव कर सकते हो। जब भी आप दवाइयों का छिड़काव करते हो, मुंह पर मास्क, हाथ में ग्लव्स लगाना चाहिए, है ना, पूरी सेफ्टी के साथ में दवाइयों का छिड़काव करें। और उसके बाद में जब आप दवाएं छिड़काव करके वापस जब घर पे जाते हो, तो सबसे पहले आप साबुन से अच्छी तरह से नहा धो के फिर इसके बाद में पानी पीना या फिर खाना खाने की कोशिश करें। ये हो गया। अब अपन बात करते हैं साहब, ये खाद व उर्वरक में क्या अंतर है। हम बात कर रहे थे खरपतवार के बारे में, और खरपतवार तो आपने हटाया, तो जब अपन फसल बोते हैं तब भी हम खाद डालते हैं, जब फसल को पिलाते हैं तब भी हम खाद डालते हैं, है ना। अब एक तो होता है खाद, एक होता है उर्वरक। खाद जो प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, जैसे गाय भैंस के गोबर से, है ना, या फिर केंचुओं के उसके द्वारा अपन बनाते हैं जैविक खाद, जिसको अपन बोलते हैं जैविक खाद। क्या बोलते हैं? जैविक खाद, है ना। जैविक खाद है, प्रकृति द्वारा बनाया जाता है, ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को क्या करता है, क्षमता को बढ़ाता है खाद। और मैं फिर आपको बताऊंगा कि ज्यादा से ज्यादा खाद का उपयोग करें, न कि उर्वरक। हाँ, उर्वरक फसल के उत्पादन को बढ़ाएगा, उत्पादन में वृद्धि करेगा, लेकिन मिट्टी की उर्वरक क्षमता में क्या कर देगा, कमी। मिट्टी की उर्वरक क्षमता में क्या कर देगा, में कमी कर देगा। और इसमें क्या होगा, आप जब खाद का उपयोग करोगे तो खाद से क्या होता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी, और मिट्टी की अगर उर्वरक क्षमता बढ़ रही है तो फसल अपने आप, फसल का जो उत्पादन है वो अपने आप बढ़ने लग जाएगा। समझ में आया? अब देखो, उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है उर्वरक। जैसे हम बात करें यूरिया,
पोटास, है ना, पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन वाला, है ना, पोटास हो गया। ये खाद आते हैं जो नॉर्मली आजकल मिलने लगे, है ना, सबसे ज्यादा मिलने लगे। तो खाद व उर्वरक में अगर अंतर आपसे पूछा जाए, नॉर्मली बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है, या हाफ ईयरली पूछ लिया, या फिर आपको ईयरली एग्जाम में पूछेंगे कि खाद व उर्वरक में अंतर, डिफरेंट बताओ, तो आपको ये बताना है। नॉर्मल नंबर 4 या 5 आपको जो पॉइंट है वो लिखना है कि खाद क्या होता है। खाद जैविक खाद होता है, और उसके बाद में प्रकृति द्वारा बनाया जाता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता में वृद्धि कर देता है, ये फसल के उत्पादन में भी वृद्धि करता है। इसके बाद में उर्वरक फसल के उत्पादन में वृद्धि करता है, फसल के उत्पादन में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। मिट्टी की उर्वरक क्षमता को क्या कर देगा, कम कर देगा। फिर इसके बाद में ये फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। उदाहरण के लिए यूरिया, पोटास, पीएनके जैसे नाइट्रोजन वाला, और फास्फोरस, ये जो अपने पास में खाद होता है वो वाला हो गया। ये हुआ छोटा मोटा खाद व उर्वरक के बारे में, है ना। अब हमने मिट्टी तैयार कर ली, मिट्टी तैयार करने के बाद में हमने क्या किया, बुआई कर ली, बुआई के बाद में हमने सिंचाई कर ली, और सिंचाई के बाद में हम जो खरपतवार था उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, और खरपतवार को हमने हटाया। अब इसके बाद में आती है फसल की कटाई, फसल की कटाई। बहुत सारी टेक्निकल है, आजकल टेक्निक यूज हो रही है, जिसकी वजह से फसलों को, पहले तो किसान क्या करते थे, हंसिया लेते, दांतली जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं, उससे फसल को काट लिया, है ना। और फसल के काटने के बाद में क्या कर लेते, उसको भंडारण के लिए ले जाते, उसको मशीन में निकलवा कर, उनके बीज निकलवा कर, फिर हम क्या करते थे, या तो घरों में या बड़े बड़े हॉलों में क्या कर देते, उनका भंडारण कर लेते। आजकल हर चीज में मशीन, हर चीज में मशीन, इससे काम आसान हो गया है ना। इससे काम क्या हो गया, आसान हो गया है। मशीनों के द्वारा फसलों की कटाई कर ली जाती, कटाई के साथ साथ में इसका क्या हो जाता, इसके बीज निकाले जाते, है ना, जिसको अपन निराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निराई। और निराई करने के बाद में अपन क्या करते हैं, इनको बोरियों में भर के भंडारण के लिए ले जाते। तो दोस्तों, ये पूरा पाठ फसल उत्पादन एवं प्रबंधन यहां खत्म होता है। मैं आपको फिर से बताऊं कि विज्ञान जो आप पढ़ रहे हो उसको आप अपने ऊपर लेकर पढ़ो, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। मैंने अभी फसल के बारे में बताया, आप भारत देश के अंदर रहते हो, सबसे ज्यादा फसल यहाँ पर उगाई जाती है। हम खुद किसान हैं, किसान के बेटे, या किसान होने के नाते हमारे को पता होना चाहिए कि खेती कैसे होती है, कब कब हम कौन कौन सी फसलें बोते हैं, कब कब कौन सी फसल बोते हैं, किस महीने में बोते हैं, किस प्रकार से हम खेत को तैयार करते हैं, किस प्रकार से हम बीजों को बोते हैं, किस प्रकार से हम उसको पानी देते हैं, किस प्रकार से हम कटाई करते हैं, किस प्रकार से खरपतवार को हटाते हैं। जब पिताजी अपने दवाई का छिड़काव करते हैं, है ना, खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं, तब वे कैसे, किस प्रकार से उनका छिड़काव करते हैं, कितनी मात्रा में वो करते हैं, आप उनकी जानकारी लीजिए, ताकि आपके क्या होगा, काम आएगा। तो इसी के साथ में हम इस पार्ट का ही समापन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अगले पार्ट में, ठीक है, धन्यवाद। बंद नहीं बंदो कर आधा घंटा की क्लास बने ना यू आर लॉग स्क्रीन यू यूट्यूब वेरी यार मन पहले सेटिंग मुकी दो आप अटने में पहले सेटिंग मुकी दो आप इन जैसे नहीं लाग रही इन ऊपर कर थूम तो फोन ने पकड़ मैं कर ले मैं ला रहा माइक को रिकॉर्ड नहीं हो रहा नहीं फिर
बेटा बेटा बैठा है तो चालू नींद बंद कर देना चालू करते थे